Welcome back to the online e-learning platform of Syncori Education. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में कि कौन कौन से टाइप के ऑक्सो एसिड्स आपके एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और कौन सा ऑक्सो एसिड ऐसा है जो आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है जिनको जिसलिए हम उनको स्टडी कर रहे हैं, तो उसका भी कोई रीजन है, उनको आप लैब में कैसे बना सकते हैं या फिर अगर उनको वाइडली आपको बनाना है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए उन्हें आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, आपके ऑक्सो एसिड्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर बात करें ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की तो आपके एनवायरनमेंट में तीन टाइप के ऑक्सो एसिड्स हैं जो जनरली पाए जाते हैं, नेमली द फर्स्ट वन इज हाइपो नाइट्रिक एसिड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है H2N2O2। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड अगर हम बात करें आपके ऑक्सो एसिड की तो वो होता है नाइट्रस एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है HNO2। ठीक है। अगर थर्ड की हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड। और जो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है HNO3। तो आपको एक तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इनके केमिकल फॉर्मूलेज और इनकी नेमिंग। अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे स्टूडेंट्स तो जो OUS होता है ना उसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। इसमें जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना नाइट्रोजन की वो कम होती है एज कंपेयर टू नाइट्रिक एक एसिड। मतलब अगर किसी के पास एक आ रहा है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कम होती है जिसके एंड में OUS आ रहा हो। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में कि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम HNO3 की बात करें तो हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है 1। ठीक है। ऑक्सीजन का आपको निकालना है तो उसे X मान लीजिए। ठीक है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि इसका -2 होता है तो और ये 3 से मल्टीप्लाइड है तो कितना हो गया -6। तो -6 और इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि x इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो यहाँ पर होता है 5। अगर हम आपके नाइट्रस एसिड में बात करें तो 1 + x - 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया स्टूडेंट्स वो हो गया x इक्वल टू 3। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका एक वाला जो एसिड होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नाइट्रोजन का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अस एसिड। ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस में दे दिया जाता है कि वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको याद रहना चाहिए नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है। अब हम डिटेल में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि जो आपके बोर्ड में है उसमें सिर्फ आपका नाइट्रिक एसिड का ही डिटेल एनालिसिस पूछा जाता है या फिर दिया गया है। तो हम इसको डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस है, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज आता है, कि हम क्यों इसे इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं बाकी जो दोनों एक्सो एसिड हैं उनको हम क्यों डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं पहले इसके आपको यूजेस बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके प्रिपरेशंस के तरीके बताऊंगा कि आप जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है उसको आप लैब में कैसे बना सकते हैं या फिर आपको इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए अगर बनाना है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रिक एसिड की। अगर नाइट्रिक एसिड के यूजर्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में। कहाँ यूज आता है स्टूडेंट्स? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया
फर्टिलाइजर्स। जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होता है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। यूज्ड इन एक्सप्लोसिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है कि यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रो ग्लिसरीन। मतलब आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज आता है। जिन लोगों को हार्ट हार्ट अटैक की दिक्कत होती है उनको नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है ताकि उनको सडनली हार्ट अटैक ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये हो गए इसके आपके नाइट्रिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। मतलब अगर आपको इसको लैब में बनाना है पर्सनली तो आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहले आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए इसके इंपॉर्टेंट यूजेस को। अब अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में आता है सबसे पहले कि आप कैसे लैब में बना सकते हैं। तो फर्स्ट बात करें कि आपको बनाना है नाइट्रिक एसिड को लैब में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ नहीं करना होता। आप सिर्फ सोडियम नाइट्रेट के जो आयन है, सोडियम नाइट्रेट है, उसको आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ऐड कर दीजिए, आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या करना होता है आपको, या तो आपके पास हो क्या, या तो आपके पास हो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको अगर आप मिक्स करते हैं H2SO4 के साथ, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है NaHSO4 एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस HNO3। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आप सोडियम नाइट्रेट को वो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एडिशन करते हैं तो आपको आपका नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है सोडियम ही हो, अगर यहाँ पे आपको, और यहाँ पर आपको अगर दिया हुआ है KNO3 तो भी ये रिएक्शन सिमिलरली प्रोसेस होगी। KNO3 आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा KHSO4 और नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये तो तरीका हो गया आपका लैब में बनाने का। बट अगर आपको वाइड स्केल में बनाना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसे बनाना है, तो आपको दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उससे आपका जो परसेंटेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जब आपको फाइनली HNO3 मिलेगा वो कितना परसेंटेज प्योर है ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उसे लार्ज अमाउंट में बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बनाया जाता है ओसवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको 3 प्रोसेस लगते हैं या फिर आपके 3 स्टेप में जाके आपका नाइट्रिक एसिड बन पाता है। तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर स्टेप नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके अमोनियम आयन होते हैं ना उसका कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो आपकी अमोनिया है, आपका जो अमोनिया है उसको रिएक्ट करवा जाता है आपके ऑक्सीजन के साथ, और आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ से मिलता है आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या मिलता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, इस ही नाइट्रोजन ऑक्साइड को वापस से यूज किया जाता है और फिर से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको मिल जाता है NO2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस NO2 को हम एडिशन करवा देते हैं वाटर का। ठीक है, तो जैसे ही हम वाटर का एडिशन करवाते हैं तो हमको अपना नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। थर्ड जो रिएक्शन है होगी स्टूडेंट्स वो होगी कि आप NO2 में एडिशन करवा रहे हैं वाटर का, आपको मिल जाएगा आपका HNO3।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन सारी रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक ही है। हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है ही नहीं। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे 4NH3, ठीक है। यहाँ अपना हो जाएगा 5O2, ठीक है। ये आपको NO मिलेगा तो उसके साथ साथ H2 भी मिलेगा ही मिलेगा। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 5 नाइट्रोजन और यहाँ पे हो गया 6H2। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपकी इक्वेशन बैलेंस है। बैलेंस होने में कुछ नहीं करना होता है स्टूडेंट्स, सिंपली काउंट कर लीजिए कि आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल हो पा रहे हैं आपके राइट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स के, तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप इसको करना चाहेंगे तो 3NO2 और 2NO3 और यहाँ पे 3 ये आ जाएगा, इससे आपकी ये भी बैलेंस हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हुई आपकी प्रिपरेशंस की कि आप कैसे अपना नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपकी नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और है स्टूडेंट, जो ये प्रोसेस होता है ना, इसमें जो आपको HNO3 मिलता है वो कितना परसेंट प्योर होता है, 68%, ठीक है। वो भी मैक्सिमम, जब आप इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो ये 68% प्योर हो पाता है। बट अगर आप डिहाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड, ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको उसका, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप 98% तक कंसंट्रेटेड या फिर बोले 98% तक प्योर नाइट्रिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बातें आपकी रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं आपके नाइट्रिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स वो है कि यह है जो इट इज ए कलरलेस लिक्विड, ठीक है। ये जो सब्सटेंस होता है ना ये कलरलेस होता है। तो लोगों को बहुत दिक्कत आ जाती है कि अगर आपके किसी और लिक्विड में ये मिक्स हो गया तो आप पता नहीं लग पाता है कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन है या नहीं है। तो उसी के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं, उससे आप अगर वो टेस्ट फॉलो करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें आपके नाइट्रेट आयंस हैं या नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स, प्लेनर होता है। प्लेनर में भी अगर हम बात करें तो ये जो आपका नाइट्रोजन है ये बॉन्डेड होता है 3 ऑक्सीजन से, ठीक है। और इसके साथ एक अटैच होता है हाइड्रोजन। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना स्टूडेंट्स वो होता है sp2। क्या होता है स्टूडेंट्स, sp2, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फिर अगर हम आगे इसमें बात करें आपकी थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो जब अगर हम आपके नाइट्रिक एसिड को पानी में ऐड कर देते हैं, आपको सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं, तो ये एसिडिक बिहेव करता है बहुत ही ज्यादा और ये टूट जाता है H3O+ और OH- आयंस में। क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर हम HNO3 का एडिशन करते हैं H2O में तो ये ब्रेक हो जाता है या टूट जाता है किस किस में, H3O+ में और प्लस OH- में, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप HNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है H3O+ और OH-, ठीक है। आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताता हूं या फिर कुछ रिएक्टिविटीज के बारे में बताता हूं कि ये कैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो जो आपके हेलोजन वाले जो कंपाउंड होते हैं जो सबसे नोबल होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो उनको छोड़कर ये बाकी सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और जैसे सपोज करें अगर हम आपके Cu का एग्जांपल लें तो ये Cu के साथ रिएक्ट करता है आपका HNO3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये एक बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या क्या करते हैं,
इसमें जो आपका होता है ये आपके Cu का तो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें Cu की, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको पता है यहाँ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है आपका Cu का 0। हम नाइट्रोजन में अगर बात करें तो -6 + 1 + x = 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका x = 5। तो जो आपका यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्टूडेंट्स वो होता है +5, ठीक है। अब जब हम इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस NO, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन है उसका नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, जबकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5। मतलब +5 से ये +2 में चले गया, मतलब आपके नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर हम बात करें Cu की तो Cu यहाँ 0 स्टेट में, और यहाँ आप देख पा रहे हैं Cu आपका +2 स्टेट में, तो आपकी Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें जिंक की, जिंक अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और ये भी कौन सा नाइट्रिक एसिड है स्टूडेंट्स, डाइल्यूट। कौन सा है स्टूडेंट्स, डाइल्यूट है। अगर हम बात करें आपके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, तो ये आपको बनाता है सिमिलरली ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस ये आपको देता है N2। क्या देता है स्टूडेंट्स, ये आपको देता है N2। अगर आप यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो आपका होता है 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, तो x = 1। तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +1। मतलब यहाँ ये आपको जो जिंक वाले केस में +5 से +1 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को ले जाता है। ये तो बात हुई स्टूडेंट जब आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूट है। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की तो उसमें भी सिमिलर रहता है, बस उसका जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें Cu + HNO3 डाइल्यूट की, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस आपको मिलेगा NO2 प्लस आपको मिलेगा S2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +4 है। मतलब +5 से सिर्फ +4 गया है। मतलब आप अगर डाइल्यूट यूज कर रहे हैं तो आपका जो रिडक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। बट अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड की, तो जो आपका कंसंट्रेटेड है उसमें जो आपका रिडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। सिमिलरली अगर हम जिंक के केस में बात करें तो अगर हम इसका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब ये सारी रिएक्शंस हो गई आपकी मेटल्स के साथ। मतलब मैंने आपको बता दिया कि कॉपर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये सिंपली NO या फिर N2O या फिर NO2 का फॉर्मेशन कर लेता है और खुद का रिडक्शन करवा लेता है, और जिसके साथ वाला मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप ये नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट। नॉन मेटल्स के साथ अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट सभी के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी रिएक्शंस हो गई हैं हमें तो याद ही नहीं हो रही। तो सिंपल सिंपल सा है, आपको सिर्फ मेजर और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद करनी है और बाकी के सिर्फ प्रोडक्ट्स याद कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये कार्बन के साथ भी रिएक्ट करता है, I2 के साथ भी रिएक्ट करता है, P4 के साथ भी रिएक्ट करता है और S8 के साथ भी रिएक्ट करता है। अब आप ऐसे 4 रिएक्शंस ये हो गई, 4 पिछले वाली हो गई, कितने याद कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, आप किसके साथ रिएक्ट करता है ये, ऑन एडिशन ऑफ HNO3 क्या मिलता है, कार्बन से क्या मिल सकता है, CO2 मिलेगा, ठीक है, H2O मिलेगा, ठीक है, NO2 मिलेगा। नॉन मेटल्स की जितनी भी रिएक्शंस है उनमें सबको आपको H2O और NO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। आप कार्बन से गैस भी कर सकते हैं कि कार्बन के साथ अगर HNO3 रिएक्ट कर रहा है तो CO2 मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके HNO3 के साथ बात करें तो आप अगर ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो ये आपको बना देता है HiO3, ठीक है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, अगर फास्फोरस इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है H3PO4, ठीक है, प्लस ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, ठीक है।
इसमें भी प्लस, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, मतलब आपको वाटर और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, इसमें हम HNO3 का एडिशन करवा देते हैं तो आपको मिलता है H2SO4 प्लस वाटर प्लस H2 और प्लस नाइट्रेट आयन मतलब NO2। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो मैंने आपको एक एक करके रिएक्शंस बता दिया, आपको ये सारी रिएक्शन याद नहीं करनी है, बस ये याद कर लीजिए कि आपको पानी मिलता है, NO2 मिलता है और उसके साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो आप गैस कर सकते हैं कि क्या बन सकता है। P4 की बात करें तो H3PO4 मिल जाता है। तो ये तो आपकी होगी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब बात करते हैं हम आगे चल के ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये कलरलेस लिक्विड होता है, तो आपका नाइट्रेट आयन अगर किसी में मिक्स हो गया है तो आप चेक कर पाए कि इसमें नाइट्रेट है या नहीं। तो उसके लिए जो स्टूडेंट्स यूज आता है वो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो स्टूडेंट इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपका डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। ब्राउन रिंग टेस्ट, इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो आपका फेरस सल्फेट होता है वो रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, इसकी रिड्यूसिंग पावर पर ही डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा ब्राउन टेस्ट। मतलब ये जो आपका फेरस सल्फेट है ये आपके एक्वस नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो Fe2+, ठीक है, नाइट्रेट आयंस के साथ रिएक्ट करता है और ये एक्वस होता है तो इसमें H+ भी होते हैं और आपको क्या बना देता है, आपको ये दे देता है NO, और आपका जो आयरन है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे 2+ में था और ये 3+ में चले गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यहाँ पे बात करें तो इसका रिडक्शन हो जाता है। अब इसी ये जो आपका FeS2 ठीक है, ये जो कंपाउंड है 2+, ये वापस से रिड्यूस होता है उसके साथ HNO3 के साथ और ये क्या बना लेता है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है FeS2O5 NO2+। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड होता है ना आपका, ये ब्राउन कलर का होता है, इसी वजह से आपका जो कंपाउंड का या सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हुई आपके ब्राउन रिंग टेस्ट के बारे में। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आप कैसे ऑक्सो एसिड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, नाइट्रिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम नाइट्रिक एसिड को ही डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं लैब में, कैसे आप उसको बना सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेस, फिर उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी मैंने वो भी आपको डिटेल में बता दिया, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं आपका कि आपके उसमें नाइट्रेट आयंस अवेलेबल हैं या नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स वाला पेज देना चाहूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में पूरा ये जितना भी ऑक्सो एसिड्स है उसकी सारी रिएक्शंस और सारे की कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ाई हैं आपको, तो जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो आइए शॉर्ट नोट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3 ऑक्सो एसिड्स के बारे में, तो उनके लिए उनके फॉर्मूलाज यहाँ सब कॉर्नर में लिख लीजिए कौन कौन से थे। एक था H2N2O2, ठीक है, एक था आपका SNO2, ठीक है, और एक था HNO2 और एक था HNO3। मैंने आपको बताया था कि आपके ये HNO3 आप सभी को याद हो गया होगा, ये कौन किसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड का एक, और जो अस वाले होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं जो ज्यादा जिसके साथ ज्यादा ओ जुड़े हुए होते हैं ना उनको नॉर्मली हम अस कहते हैं, एक कहते हैं। तो ये होगा आपका एक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा आपका OUS अस एसिड, और ये होता है हाइपो, ठीक है, हाइपो नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए कि इन फॉर्मूलाज का नाम क्या है। इसकी बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड है, इसकी बात करें तो ये नाइट्रस एसिड है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो हाइपोनाइट्रस एसिड है। ठीक है, फिर हम मैंने आपको डिटेल में बताया HNO3 के मेन रिएक्शंस के बारे में। तो जो इसकी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है लैब वाली। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका
जो सोडियम नाइट्रेट के जो आयन हैं वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको HNO3 दे देते हैं। ठीक है, सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ओसवाल्ड प्रोसेस। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो आपके NH3 आयंस हैं वो रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और आपको सबसे पहले देते हैं NO। इसी NO को आप वापस से यूज करते हैं ऑक्सीजन के साथ और इसको बना लेते हैं आप NO2। ठीक है, अब ये जो NO2 है ये आपकी रिएक्ट करती है H2O से और ये आपको दे देती है HNO3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ओसवाल्ड्स प्रोसेस। और ओसवाल्ड प्रोसेस की एक खास बात ये होती है, आपसे पूछा ओसवाल्ड प्रोसेस क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, ये होता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक्चुअली इस रिएक्शन को स्पीड अप करवा दिया जाता है। इसमें दो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, एक है प्लेटिनम और दूसरा है रोडियम। ये दोनों कैटलिस्ट यूज करे जाते हैं ताकि ये जो आपकी रिएक्शन है ये जल्दी से प्रोसेस करे। कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि आपकी रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कैटलिस्ट है जो आपके इस ओसवाल्ड प्रोसेस में यूज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे भी लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, प्लेटिनम और रोडियम। तो ये तो बात हो गई आपकी सारी इसकी प्रिपरेशंस के बारे में। अगर यूजर्स की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर्स। ठीक है स्टूडेंट, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में बहुत यूज आता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के भी काम आता है, नाइट्रोग्लिसरीन, इसका मेडिकल यूज है, आपके हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं उनके काम आता है। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है कि ये ऑक्सीडेशन भी करवाता है इन रॉकेट फ्यूज। ठीक है, ये बात हो गई इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की। अब जो लास्ट रह गया वो आपकी इसकी रह गई प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो ये है इसकी रिएक्शंस वाली। तो आपको ये पता रहना चाहिए एक कलरलेस कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आगे हम बात करें कि डाइल्यूट उसके साथ जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, ठीक है, अगर ये डाइल्यूट उसके HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये CuNO3 बना लेता है। ठीक है, CuNO3 में आपको पता है इसका आपका रिडक्शन करवा देता है अगर आप ये है डाइल्यूट के साथ, और ये आपको देता है N2O। ठीक है, अगर आप यही सेम रिएक्शन करवाएंगे आपके कंसंट्रेटेड के साथ, ठीक है, तो ये आपको देगा सेम CuNO3 तो देगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, यहाँ 0 था और यहाँ से इसमें जा रहा है +2 में। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देगा NO2। सेम अगर आप जिंक में करवाते हैं तो भी सेम प्रोसेस रहता है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और मैंने आपको पूरा ऑक्सो एसिड्स इस एक पेज में कवर करवा दिया। अगर आपको इतना भी याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो ऑक्सो एसिड्स का वो आपसे नहीं छूटेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गया होगा एक एक की ऑक्सो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है या फिर किस किस टाइप के ऑक्सो एसिड्स है और उनके क्या क्या यूजेस है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपको नोट्स चाहिए और पीडीएफ भी चाहिए या फिर आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक पे मिल जाएंगे। थैंक यू।